दोस्तों, जीवन का सबसे कीमती धन क्या होता है? एक शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया। गुरु ने इसका उत्तर देते हुए जवाब दिया कि चाहे मेरे पास पैसे ना हो, चाहे रहने के लिए छत भी ना हो, चाहे कोई सुख सुविधाएं ना हो, लेकिन अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो मैं दुनिया का सबसे धनवान आदमी हूं। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपकी उम्र 100 साल को पार कर चुकी है और फिर भी आप इतने स्वस्थ हैं। आपकी बुद्धि बड़ी ही तीव्र है और आपका चेहरा भी सूर्य की तरह चमकता रहता है और वहीं पर आपके बदन से भी चंदन सी खुशबू आती है। शिष्य ने कहना जारी रखा कि गुरुदेव, मेरे मन में बहुत बार आया है कि मैं आपसे इसका रहस्य जानूं, लेकिन संकोचवश मैं आपसे पूछ नहीं पाता हूं। कृपया करके आज मुझे वह साधारण से नियम बताने की कृपा करें जिनसे मैं भी आपकी तरह स्वस्थ और निरोगी रह सकूं। नियम अगर आसान होंगे गुरुदेव, तो उसका अनुसरण मेरे माता पिता भी कर पाएंगे, क्योंकि वह बूढ़े हो चुके हैं और वह बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं अपना पाएंगे। कृपया करके साधारण से तरीके बताना ताकि कोई भी ग्रस्त आदमी उन नियमों का पालन कर सके। गुरुदेव ने कहना आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहले तुम्हें पाचन तंत्र की क्रिया को समझना होगा। जो भी आयुर्वेद का विद्वान होता है वह यह जानता है कि अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि ऊर्जा की एक खास मात्रा आपके भोजन को बचा रही है। इसी कारण ज्यादा भोजन करने के बावजूद आपका दिमाग और आपका शरीर अपने बेहतरीन स्तर पर काम नहीं कर पाता। तुमने देखा होगा कि भोजन करने के बाद जब पाचन प्रक्रिया शुरू होती है तो हर जानवर नीचे बैठ जाता है। वह बस बैठ जाते हैं क्योंकि दूसरी चीजों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती है, चाहे वह मांसाहारी हो या शाकाहारी हो। हर जानवर खाने के बाद नीचे बैठ जाता है और यह इंसानों के लिए भी एक प्राकृतिक जरूरत है। खाने के बाद वह बैठ जाना चाहते हैं क्योंकि दूसरी चीजों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को ऐसा बनाकर रखिए कि आप जो भी खाएं, कुछ भी खाएं, तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। पेट खाली होने का मतलब है पेट की थैली खाली होना, यानी कि जब भोजन आंत के दूसरे भागों में चला जाता है तब पेट खाली हो जाता है, क्योंकि आंत में प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। वह पाचन नहीं होता है, वो ऊर्जा को ग्रहण करती है। आंतों द्वारा इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती है। पाचन क्रिया में जब खाना पेट की थैली में मौजूद हो तो बेहतर है कि आप अपनी गतिविधि को कम कर लें। अब अगर सोचिए, सारा दिन आपके पेट में खाना मौजूद रहेगा तो आप अपने जीवन की पूरी क्षमता कम कर लेंगे। आप खुद देखिए कि जब आपके पेट में खाना मौजूद होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है और जब पेट खाली होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है। आप खुद पाएंगे कि आपका शरीर और आपका दिमाग तब बेहतरीन रूप से काम करता है जब आपका पेट खाली होता है। इसका एक पहलू और है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर हर समय नई कोशिकाएं बनाता रहता है और पुरानी कोशिकाएं खत्म करता रहता है, जिससे हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता रहता है। लेकिन जब भोजन हमारे पेट में होता है, यानी कि हमारा पेट जब खाली नहीं होता, तो यह शुद्धिकरण 80 पर कम हो जाता है। वो सारी गंदगी जो शरीर से अपने आप बाहर निकलती थी, अब वह निकलनी बंद हो जाएगी, जो कुछ समय बाद आपके लिए तरह तरह की समस्याएं पैदा करेंगी। देखिए, योग में पेट का हमेशा साफ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी पारंपरिक प्रणाली में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या किसी वैद्य के पास जाते हैं तो सबसे पहले वह आपके पेट की सफाई करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि आपकी ज्यादातर समस्या पेट साफ ना होने की वजह से ही है। सिर्फ एक दिन के लिए अपने पेट को पूरी तरह से साफ करने के महसूस करें कि आपको कैसा महसूस होता है। आप अपने अंदर बहुत हल्का और सुंदर महसूस करेंगे। हर दिन आपको इसी तरह महसूस होना चाहिए। आमतौर पर पारंपरिक रूप से घी को पहले निवाले के रूप में खाया जाता है। घी एक चिकनाई वाला पदार्थ है जो पूरी आहार नली को चिकनाई देता है। आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि यह भोजन के प्रवाह को आसान बना दे। जब आप बहुत मसालेदार भोजन खाते हैं तो उसे खाने से पहले आपके भोजन मार्ग पर घी की परत चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। घी का महत्व यह है कि यह आहार नली को साफ रखता है। तो जो व्यक्ति घी का उचित तरीके से सेवन करता है उसका पेट हमेशा साफ रहेगा
क्योंकि वहां कुछ नहीं चिपकता, वहां कुछ भी लंबे समय तक ठहर ही नहीं सकता। पेट का कैंसर, आंत का कैंसर आजकल यह बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप एक निश्चित मात्रा में घी का सेवन करते हैं तो यह घटना बहुत कम हो जाती है, लेकिन उसके लिए घी सही गुणवत्ता का होना चाहिए। सही तरीके से गाय या भैंस के दूध से बनाया जाए। अगर घी को उचित तरीके से गाय या भैंस के दूध से बनाया जाए तो इसके कई महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। शिष्य ने सवाल पूछा कि गुरुदेव, पाचन क्रिया तुम्हें कुछ कुछ समझ गया हूं, लेकिन आप यह बताएं कि आपकी तरह सूर्य जैसा तेज पाने के लिए, चमकता हुआ चेहरा प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। गुरु ने इसका उत्तर देते हुए कहना शुरू किया कि देखिए, आज के समय में बहुत सारे लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं। चमकता हुआ तेजस्वी मुख पाने के लिए हमें कुछ प्रक्रिया नहीं अपनानी है। हमें बस अपनी दिनचर्या सही करनी है, अपना खान पान सुधारना है। सुबह खाली पेट चाय पीना जहर के समान होता है। वह धीरे धीरे आपके अंदर आपकी आंतों को कमजोर कर देता है। पेट में धीरे धीरे एसिडिटी होने लगती है और अपने आप मन और मस्तिष्क सुस्त पड़ते जाते हैं। सुबह उठते ही तुम्हें तांबे, चांदी या मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए, लेकिन चांदी और मिट्टी की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए कफ, अस्थमा या दमा जैसे रोगी इसका उपयोग न करें। रात में आपने चांदी, तांबे या मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया और सुबह खाली पेट बिना दांत उन किए हुए उसे पी लिया। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, बिना दातुन किए हुए अगर हम वो पानी पिएंगे तो हमारा बासी थूक हमारे अंदर ही चला जाएगा। गुरु ने उसे बताया कि वो तो अच्छी बात है, क्योंकि बासी थूक औषधि के समान होता है। गुरु ने चेतावनी दी कि देखिए, जिन लोगों को अल्सर, टीबी या निमोनिया है, उन्हें खाली पेट पानी नहीं पीना है। तांबे के बर्तन में रात में रखे हुए पानी में उसके संस्कार मिल जाते हैं। तांबे के गुण उस पानी में आ जाते हैं और वह तांबा हमारे शरीर में जाकर बहुत से लाभकारी फायदे करता है। गुरु ने चेतावनी दी कि अगर मजबूरी ना हो तो प्लास्टिक की बोतल में कभी पानी मत पीना, क्योंकि प्लास्टिक की एक ऐसी संरचना होती है, जब वह गर्म तापमान पर आता है तो प्लास्टिक धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है, और जब वह बहुत बारीक स्तर पर पिघलता है तो उसके कारण उस पानी में मिल जाते हैं, जो हमारे शरीर में जाकर कैंसर का कारण बन सकते हैं। देखिए, यह पानी पीने के बाद, अपना पेट अच्छे से खाली करने के बाद, आप आंवला और सब्जियों का रस पी सकते हैं। आप पीने में कुछ लोगों को थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन जहां पर शरीर को इतने सारे फायदे हो रहे हो, वहां पर थोड़ा कड़वापन तो बर्दाश्त किया जा सकता है। गुरु ने बताया कि यह भी सच्चाई है कि हर दिन एक जैसा खाना नहीं खाया जा सकता। तो जिस दिन तुम आंवला और सब्जियों का जूस ना पी सको, उस दिन आपको दही खाना चाहिए। दही बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। अगर उसको सही से इस्तेमाल किया जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को वह जड़ से खत्म कर सकता है। दही की एक पर्याप्त मात्रा लेकर उसमें गुड़, शक्कर या मिश्री का मिश्रण जरूर कर ले, ताकि आपको वह दही खट्टा ना लगे। अगर दही में गुड़ मिलाते हैं तो गुड़ बहुत ज्यादा नया नहीं होना चाहिए। गुड़ जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ही लाभकारी होगा, और दही को थोड़ा पतला कर, पतला होने के बाद वह आसानी से हमारे शरीर में जा सकता है, और उसको पचने में भी ज्यादा ऊर्जा शरीर को नहीं लगानी पड़ती। आयुर्वेद के गणित के हिसाब से अगर आप सुबह इन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आपके चेहरे का तेज बढ़ने लगेगा, उस पर चमकाने लगेगी। जल्द ही लोग आपसे बोलना शुरू कर देंगे कि भाई, आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई, लेकिन आप लगते नहीं हो। इतनी उम्र के सन्यासियों और मुनियों जैसा तेज पाने के लिए ध्यान और आयुर्वेद के नियम के हिसाब से खान पान, यह दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। अगर ग्रस्त आदमी भी इन नियमों का पालन करता है तो वह भी सन्यासियों जैसा तेजस्वी हो सकता है। शिष्य ने आखिरी प्रश्न किया कि गुरुदेव, मुझे यह दो नियम तो अच्छे से समझ में आ गए हैं। पहला नियम, अपने पेट को खाली रखेंगे तो हर बीमारी से मुक्त रहेंगे। दूसरा नियम कि हम अपने चेहरे पर ओज और तेज कैसे प्रकट कर सकते हैं। बस एक आखिरी समस्या का समाधान और करवाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है तो उसके आंखों की और उसके दिमाग की क्षमता कम होती जाती है, तो उस क्षमता को बरकरार बनाए रखने के लिए किन नियमों का पालन करें, या फिर क्या खान पान अपने दैनिक जीवन में अपनाएं।
गुरु ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बुद्धिमान होते जाओगे। बस मैं जो नियम बता रहा हूं उनको ध्यान से सुन लो। सुन लोगे तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सबसे पहले सफेद कद्दू के औषधीय गुणों के बारे में जानो। आयुर्वेद के गणित के हिसाब से सफेद कद्दू का जूस कैंसर को मिटाता है और साथ ही दिमाग की तीक्ष्ण होता को बढ़ाता है। तीक्ष्ण होता यानी कि तेज बारीक बुद्धि। लेकिन यह समझ लेना कि सफेद कद्दू का जूस ठंडा होता है, इसीलिए अस्थमा और जिनको सर्दी जल्दी पकड़ लेती हो ऐसे लोगों को सफेद कद्दू के जूस का सेवन नहीं करना है। दिमाग और आंखों को तेज करने के लिए जो अगला नुस्खा मैं बता रहा हूं वह हर कोई कर सकता है, बल्कि हर किसी को करना चाहिए। 5 देसी बादाम की गिरी, जो छोटी वाली होती है क्योंकि वही देसी होती है, बड़ी वाली में इतने गुण नहीं होते हैं। इतना छोटी वाली गिरी में होते हैं 5 छोटी बादाम गिरी और 1 अखरोट। रात को पानी में भिगो दो, सुबह उनके छिलके उतारो और उन्हें किसी पत्थर के खरल में याद रखना। पत्थर का खरल किसी ऐसे वैसे बर्तन में नहीं, क्योंकि इससे उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। उस पत्थर में यह डालने के बाद उसे मथना शुरू करो। धीरे धीरे जब आप उसे पिसंग तो वह बारीक होने लगेगा और उसके बाद उसमें दूध डालना शुरू करो। ऊपर से दूध गाय का होना चाहिए, वह सबसे ज्यादा बेहतरीन रहेगा। दिमाग के लिए इस्तेमाल करने को भैंस या बकरी का भी कर सकते हैं, लेकिन गाय का दूध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब दिमागी समस्याओं के बारे में बात आती है तो अब उस बादाम और अखरोट को दूध के साथ पीसना शुरू करो। धीरे धीरे जितना आप पीसें उतनी उसकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि दूध के साथ हम बादाम यूं ही खा ले तो, या फिर पत्थर के खरल में पीसने की बजाय उसे मिक्सी में पीस लें। तो मैं बताता चलूं कि पत्थर के खरल में उसे पीसने के बाद उसकी गुणवत्ता 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छे से गाय के दूध में पीसने के बाद जब आप इसका सेवन करेंगे तो आपकी आंखें और आपका दिमाग, इनके लिए यह बहुत ही लाभकारी रहेगा। जिन लोगों को भूलने की समस्याएं होती हैं, जो छोटी छोटी चीजें रखकर भूल जाते हैं, जो लोग दिमागी रूप से परेशान रहते हैं, तनाव बना रहता है, चीजों के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह एक ठंडाई का काम करेगा। उनके दिमाग में एक ठंडक पहुंचाएगा जिससे उनका दिमाग अपने बेहतरीन स्तर पर काम कर पाएगा। शिष्य ने यह नियम अच्छे से कंठस्थ कर लिए और उसके बाद घर जाने के लिए अपने गुरु से आज्ञा मांगी। शिष्य अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, जीवन में खुश रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन आप खुश तभी रह सकते हैं जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर आपके पास चाहे कितनी धन दौलत हो, आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है। और हमारे भोजन के अंदर अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वह है आटा, क्योंकि आटा हम रोजाना खाते हैं, एक दिन में 3 टाइम खाते हैं और कभी भी इससे बोर भी नहीं होते। लेकिन इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी यही वह एक चीज है जो कि सबसे ज्यादा नजरअंदाज होती है। हम लोग अच्छे खाने पीने के बारे में बातें करते हैं, फल के बारे में बात करते हैं, सब्जियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आटे के बारे में कभी भी कोई बात नहीं करता। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में तो कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप अपने आटे के अंदर मिला देंगे तो उससे आपका आटा और गुणकारी हो जाएगा। यह आटा आपको सर से लेकर पांव तक हजारों तरह की बीमारियां हैं जो कि आपको हो सकती है, उनसे भी आपको महफूज रखेगा और आप ज्यादा दिनों तक जवान बने रहोगे। इसके साथ ही बुढ़ापे में भी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से अपने आप बचा सकते हो। इसीलिए आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे, वह अपना आश्रम बनाकर एक नदी के किनारे रहा करते थे। उनके आश्रम में उनके बहु बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन उस नगर के धनवान सेठ ने उनको अपने यहां भोजन पर आमंत्रित किया। सेठ का आमंत्रण स्वीकार करके वह गुरु और उनके कुछ शिष्य भोजन करने के लिए उनके घर पधारे।
सेठ ने उनका अच्छे से स्वागत किया और उनके बैठने के लिए आसन लगा दिया। इसके बाद सेठानी भोजन लेकर आई। भोजन में विभिन्न तरह के पकवान थे। इसके बाद उन गुरु ने और उनके शिष्यों ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के बाद गुरु और उसके शिष्य अतिथि गृह में बैठ गए। इसके पश्चात उस सेठ ने उनको प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, आजकल मैं अस्वस्थ रहने लगा हूं। मेरा मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मुझसे चला फिरा भी नहीं जाता और मेरे से अब कोई काम भी नहीं होता। हे गुरुदेव, कृपा करें। सेठ की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे अपनाकर आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। गुरु की बात सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, आप मुझे वह तरीका अवश्य बताइए। फिर गुरु ने कहा, सेठ जी, आप अपनी पत्नी को भी यहां पर बुला लीजिए ताकि वह भी इसको सुन सके। फिर सेठ जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाकर वहां पर बुला लिया। इसके बाद में गुरु ने उस सेठ से कहा, सेठ जी, आज मैं आपको एक ऐसे आटे के बारे में बताऊंगा जिसकी रोटियां खाने से आपका मोटापा जड़ से खत्म हो जाएगा और आपकी सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। फिर गुरु उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी, जिस आटे के बारे में आज मैं आपको बताने वाले हैं, अगर इसको आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपके अंदर कभी भी लिवर से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपकी किडनी जो है वह अच्छी तरह से काम करेगी और स्वस्थ रहेगी। आपको कभी भी यूरिन में इंफेक्शन नहीं होगा, आपको कभी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, मोटापा आपके अंदर कभी नहीं आएगा। फिर गुरु उस सेठ से कहते हैं कि आप पहले से ही मोटे हैं, तो इस आटे का इस्तेमाल करने से आपका मोटापा कम होने लग जाएगा। डायबिटीज की परेशानी आपको कभी भी नहीं होगी और दिल से संबंधित कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आपका कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा। फिर गुरु उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी, आजकल 100 में से 90 पर लोग केवल गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ एक ही तरह के अनाज का आटा इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो दूसरे अलग अलग तरह के अनाज है, हम इनके गुणों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हर एक तरह के अनाज में अलग अलग गुण होते हैं जो हमें नहीं मिल पाते। इसके अलावा अगर आप सिर्फ गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं और कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। हमारे यहां जो गेहूं पैदा होता है वह हाइब्रिड होता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड गेहूं को तैयार करने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं, तब जाकर वह बीज तैयार होते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान जो जीव है वह बदल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वह अनाज के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। और इस तरह का अनाज खाने से, स्तर का गेहूं खाने से आपको फायदे की जगह नुकसान ही होता है और बहुत सारी बीमारियां भी आपको पैदा हो सकती हैं। फिर वह गुरु उन सेठ से कहते हैं, सेठ जी, आप सिर्फ गेहूं का ही आटा खाते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर मोटापा बढ़ गया है, आपका पेट बाहर निकल आया है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको ब्लड शुगर हो सकती है। अगर आपको एलर्जी है तो उसकी वजह से आपके अंदर यह एलर्जी और बढ़ सकती है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में भी आपके लिए गेहूं खाना नुकसानदायक होता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो सिर्फ गेहूं का आटा खाने से आपके अंदर हो सकती है। सभी बातों को सुनने के बाद सेठ जी ने गुरु से कहा कि हम तो बचपन से ही गेहूं का आटा खाते हैं और हमारे दादा दादी जो हमारे बुजुर्ग थे वह भी हमेशा गेहूं का आटा ही खाते थे। उन्हें भी कभी कोई बीमारी नहीं हुई और वह तो बुढ़ापे में भी स्वस्थ थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम सिर्फ गेहूं का आटा खाएंगे तो यह प्रॉब्लम हमारे अंदर हो जाएगी। फिर गुरु उस सेठ से कहते हैं कि सेठ जी, गेहूं का आटा खाने से जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जिनके बारे में अभी मैंने जिक्र किया था, यह सब की सब पूरी तरह से सत्य है। इसको वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है और यह आपको नुकसान पहुंचती है। लेकिन दिक्कत यह है कि यह जो परेशानी आपके के अंदर गेहूं का आटा खाने से उत्पन्न होती है वह बहुत धीरे धीरे उत्पन्न होती है और अक्सर हम लोग इसे गेहूं के आटे से जोड़कर देखते ही नहीं हैं। और आप जिन डॉक्टर के पास जाते हो वह भी आपकी प्रॉब्लम्स को आटे से जोड़कर नहीं देखते और ना ही हम इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी ही नहीं है और ना हमें इसके बारे में कुछ भी बताया जाता है। फिर गुरु उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी, आपके दादी दादी जो गेहूं का आटा खाते थे वह हाइब्रिड गेहूं नहीं होता था, वह पेस्टिसाइड वाला गेहूं नहीं होता था।
पेटिक साइज का इस्तेमाल और हाइब्रिड बनाने का जो प्रक्रिया है, यह सारी अब शुरू हुई है। हमारे दादा दादी की समय हाइब्रिड गेहूं नहीं चलता था और यही वजह है कि आपके दादा दादी गेहूं का आटा खाने के बावजूद भी स्वस्थ रहा करते थे। एक चीज और जो मैं आपको बता दूं कि यह जो हमारे बुजुर्ग थे, यह एक ही तरह के अनाज पर निर्भर नहीं रहते थे। वह चावल का आटा भी खाते थे, वह बाजरे का आटा भी खाते थे। मौसम के हिसाब से जो आटा उनके यहाँ पैदा होता था, उसी अनाज का वह लोग आटा खाते थे। सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे पर वह निर्भर नहीं रहते थे और इसी वजह से वह लोग ज्यादा स्वस्थ रह पाते थे। गुरु की बात सुनकर सेठ जी ने उनसे कहा, गुरुदेव, मैं तो शुरू से ही गेहूं का आटा ही खाता आया हूं और इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय भी नहीं था। सेठ जी की बात सुनकर गुरु उनसे कहते हैं, सेठ जी, आपको इस स्थिति में अपने आटे में बदलाव करना है जिससे आपको नुकसान भी नहीं होगा और आप जीवन भर स्वस्थ भी रहेंगे। गुरु की बात सुनकर सेठ जी ने उनसे कहा, तो हमें ऐसा क्या करना है? अपने आटे में ऐसा क्या बदलाव करना है कि जिससे हमें गेहूं के आटे को खाने से नुकसान नहीं हो और हम स्वस्थ रहे? कृपा करें और आप हमें बताएं। सेठ जी की बात सुनकर गुरु ने उनसे कहा, सेठ जी, इस आटे को हेल्दी बनाने का जो तरीका है वह बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें आपको सिर्फ कुछ ही चीजों को मिलाना है जिससे यह आटा हेल्दी और फायदेमंद हो जाएगा, जिससे जो नुकसान आपको गेहूं के आटे से हो सकते हैं वह आपको नहीं होंगे। इसके लिए आपको अपने आटे में सिर्फ 4 चीजों को मिलाना है, जिसमें पहली चीज है चना, दूसरी चीज है रागी और तीसरी चीज है बाजरा और चौथी चीज है जो अगर आप इनको पीसकर अपने गेहूं के आटे में मिला लेते हैं तो इससे आपको आटे से जो नुकसान हो सकते थे वह नहीं होंगे, बल्कि यह आपकी सेहत के लिए बढ़िया बन जाएगा। बहुत सारी अलग अलग तरह की परेशानी जो आपके अंदर हो सकती है वह नहीं होगी और बुढ़ापे तक आप स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी, सबसे पहले बात करते हैं चने के बारे में। आपको काबुली चने लेने हैं। जो काबुली चने होते हैं ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। इनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है और ये आपके अंदर वजन कम करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। यानी ये जो आपको मोटापे की शिकायत है और आप चना अपने आटे में मिला लेते हैं तो उससे आपको वजन घटाने में काफी मदद मिलती है। अगर आप डायबिटीज हैं और आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, उस स्थिति में भी आपको चने का आटा मिलाने से बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि चना आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी काफी ज्यादा मदद करता है। चने के अंदर फाइबर काफी ज्यादा होता है तो उसकी वजह से आपको कब्ज की शिकायत भी नहीं होती। इसके अंदर आयरन भी होता है तो इससे आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी अच्छी तरह से पूरी हो जाती है। इससे खून बहुत अच्छी तरीके से बनता है। चना जो है ये आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। तो अगर आपको कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में भी ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करते हैं रागी के बारे में। रागी के अंदर भी काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। रागी के अंदर कैलोरी बहुत ज्यादा कम होती है जिसकी वजह से आपका वजन कम होता है, क्योंकि रागी में कैलोरी कम है तो उसकी वजह से यह डायबिटीज के केस में भी काफी अच्छा फायदा देता है। ये ब्लड शुगर कंट्रोल करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करता है। रागी के अंदर कैल्शियम भी काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो ये आपके जोड़ों को, हड्डियों को काफी ज्यादा मजबूत बनाता है। बुढ़ापे में भी आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है और इसके साथ ही इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है जिससे यह आपके डाइजेशन को और आपके कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करने का काम करता है। रागी आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और रागी को खाने से आपकी त्वचा और आपके बाल यह भी बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ रहते हैं। रागी के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। जिनके अंदर गंजापन हो रहा है, जिनके बाल बहुत ज्यादा सफेद होने लगे हैं, बाल झड़ने लगे हैं, तो इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा बढ़ती उम्र के कारण आपकी त्वचा के ऊपर जो डार्क सर्कल गए हैं, काले डब्बे हो रहे हैं, रंग सांवला हो गया है, त्वचा पर पिंपल हो गए हैं, तो इसमें भी रागी आपकी काफी ज्यादा मदद करती है। आपकी त्वचा को अंदर से निखारती है और दाग धब्बे पिंपल को खत्म करती है। इसके बाद जौ की बात करते हैं। यह भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है। खासकर वह आपकी किडनी हेल्थ को इंप्रूव करता है। आपके अंदर अगर यूरिन इन्फेक्शन होता है तो वह भी ये खत्म हो जाता है। किडनी स्टोन खत्म हो जाते हैं। अगर हम बाजरे के बारे में बात करें तो बाजरा भी बहुत ज्यादा हेल्दी चीज है। बाजरे में आयरन बहुत ज्यादा होता है
औरतों के अंदर काफी बार देखा जाता है कि उनके अंदर खून की कमी होती है, आयरन डिफिशियंसी हो जाती है। तो औरतों के लिए तो बाजरा वरदान है, क्योंकि खून की कमी इससे दूर हो जाती है। और बाजरा जो है, यह आपके शरीर के अंदर से टॉक्सिन यानी कि जो जहरीले पदार्थों हैं उनको निकालने का काम भी करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो यह भी आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद अनाज है, जिसको आपको अपने खाने में शामिल अवश्य करना है। फिर गुरु सेठ से कहते हैं, सेठ जी, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इस आटे को कैसे बनाना है। आपको यह जो मैं तरीका बता रहा हूं, इसमें आपको जो मात्रा बता रहा हूं, अगर आप मात्रा ऊपर नीचे करते हैं तो यह उतना फायदेमंद नहीं रहेगा। इसीलिए आप मात्रा का ध्यान अवश्य रखें। फिर चाहे आप 10 किलो आटे की जगह 20 किलो आटा बनाना चाहें, तो इसी हिसाब से आप इन चीजों की मात्रा को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसलिए आपको मात्रा का पता होना चाहिए, इसी को अपने ध्यान में रखिए। आपको 10 हिस्से गेहूं के आटे के लेने हैं, उसमें आपको 2.5 हिस्सा चने के आटे का मिलना है, 2 हिस्से जौ के आटे के मिलाने हैं, और 1 हिस्सा बाजरे का मिलाना है, और 1 हिस्सा रागी के आटे का मिलाना है। इस आटे को बनाने का जो बेस्ट तरीका है वह यह है कि आप इन सभी चीजों को साबुत ले। आप चना भी साबुत ले, आप रागी भी साबुत ले, आप जौ भी साबुत ले, और बाजरा भी साबुत ले, और इनको अच्छी तरह से पानी में ढोकर धूप में सुखा ले, और इसके बाद इनको अलग अलग पिसवाएं। अगर इस तरह से आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके पास यह नहीं है तो बाजार में यह चीजें पीसी पिसवा मिलती है, आप वहां से उसको ले सकते हैं और अपने आटे में मिला सकते हैं। लेकिन अगर आप इन चीजों को खुद पिसवा हैं तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि एक जगह मिलाकर इनको आपको नहीं पिसवा है, अलग अलग ही इनको पिसवा है और अलग अलग रखना है। क्योंकि जब आप इनको साथ में पिसवा हैं तो पहली चीज तो यह है कि ये आटा अच्छे से पिसता ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीज अलग अलग साइज की होती है, तो पीसने में थोड़ी दिक्कत आती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि जो पिसा हुआ आटा है आप एक जगह मिला लेंगे, तो उसको अगर आप लंबे समय तक रखेंगे तो वह बहुत जल्दी खराब हो सकता है। उसके अंदर कीड़े पनप सकते हैं, या कुछ फफूंदी भी आ सकती है, या और अन्य तरह की परेशानी भी हो सकती है। इसलिए आप आटे को अलग अलग स्टोर करके ही रखें। और जब भी आपको रोटी बनानी हो तो मैंने जो आपको मात्रा बताई उसी के अनुसार आपको ले लेना है। आपको सभी आटा मिलाकर रखना है, तो 2 या 3 दिन का एक साथ आप मिलाकर रख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 1 हफ्ते तक मिलाकर रख सकते हैं। इससे ज्यादा आपको स्टोर नहीं करना है, क्योंकि 7 दिन के बाद में वह आटा खराब होना शुरू हो जाता है। फिर वह गुरु सेठ से कहते हैं, सेठ जी, अब से आपको इस आटे से बनी हुई रोटियां ही खानी है। फिर देखना 1-2 माह के अंदर अंदर ही आपके शरीर में चमत्कारिक परिवर्तन होंगे। आपका मोटापा गायब हो जाएगा और आपके शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं वह धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। गुरु की बात सुनकर सेठ जी कहते हैं, गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वह गुरु अपने आश्रम वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि कि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।